दूसरा व्याख्यान इस सत्र में हम सुनेंगे प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश पंडित। यह भी है, साथ ही वह व्यंग्य रचनाकार भी है। ऐसे विभिन्न गुणों से संपन्न व्यक्तिमत्व और वह भी गणित का अध्यापक, यह सब देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। और ऐसे व्यक्ति अंतर भारतीय के आज के सत्र का यह दूसरा व्याख्यान हम उनका सुनेंगे। मैं अनुरोध करता हूं, स्वागत करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश पांडे इनका, वह अपने विचारों को रखें। धार्मिक, पौराणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक नगरी उज्जैन से आपके बीच में उपस्थित हूं। आज जबकि संपूर्ण विश्व महामारी और उसके बाद युद्ध की आशंकाओं के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता, यह विषय ही अपने आप में प्रासंगिक हो जाता है। वो प्रासंगिक हो जाता है यह कहना कि आज उत्पन्न परिस्थितियों का निदान यदि कहीं है तो वो महात्मा गांधी के वर्षों पहले व्यक्त विचारों और आदर्शों में ही निहित है। इससे पहले कि मैं गांधी जी आज के संदर्भ में इस विषय पर अपनी बात आरंभ करूं, ये कहना आवश्यक हो जाता है कि महात्मा गांधी के चिंतन को समझने के लिए जो पहली आवश्यकता है वो यह है कि हम उन्हें कई प्रकार की औपचारिकताओं से ऊपर उठकर आत्मसात करने का प्रयास करें। विशेष अवसरों पर हम बापू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हैं, किंतु ज्यादा आवश्यक यह है कि गांधी विचारों के जो पुष्प है उन्हें हम स्वयं अपने भीतर अर्पित करें। हम म्यूजियम में रखे उनके चश्मे को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा आवश्यक यह है कि हम उनके चश्मे को अर्थात उनकी दृष्टि को अपने मन में बसाकर संपूर्ण दुनिया को खुशहाल बना दें। वर्तमान संदर्भ में गांधी जी के विचारों का विश्लेषण उस विचार से आरंभ करते हैं जिसमें गांधी जी ने प्रकृति को सहेजने की बात वर्षों पूर्व हमसे कही थी। उन्होंने कहा था कि आप ऐसा जीवन जीकर मत निकल जाओ कि सिर्फ आप ही धरती पर जीने के लिए आए हैं, आपके बाद की पीढ़ियां भी है, उन्हें भी जीवन जीना है। आपके बाद की पीढ़ियों के लिए आपको जल बचाना आवश्यक है, आपको जंगल बचाना आवश्यक है, आपको पहाड़ बचाना आवश्यक है। हमारी प्राकृतिक संपदा जो है ना, वो बहुत बड़ा खजाना है, किंतु इसका दोहन उतना ही करो जितना आपको आवश्यकता है। आज इतने वर्षों बाद भी गांधी जी के इन दूरदर्शी सिद्धांतों को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ये जो पानी को बोतल्स में, प्लास्टिक की बोतल्स में बेचने की नौबत आ गई है, और तो और शुद्ध हवा लेने के लिए लोग ऑक्सीजन के माइक्रो सिलेंडर्स को ढूंढते नजर आ रहे हैं, ये सब गांधी के विचारों का अनुपालन न करने के गंभीर परिणाम है। वो ऑक्सीजन जो हमारी प्राण वायु है, जो समूचे वायुमंडल में व्याप्त है, लेकिन उसी ऑक्सीजन की कमी से हमने कोरोना महामारी में हमारे अपनों को हमारे ही सामने बिछड़ते हुए देखा है। बापू कहते थे कि कागज पर लिखते वक्त उसके प्रत्येक कोने का उपयोग करो, कागज बचाओ। तो कागज बचाकर वो रुपये बचाने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि विचार उन्होंने जंगल बचाने के लिए दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि कागज पर जंगल कैसे बचाया जा सकता है। दृष्टि व्यापक करने से बात समझ में आ जाती है कि कागज की खपत सीमित होगी तो लकड़ियां कम कटेगी, और लकड़ियां कम कटेगी तो जंगल बचे रहेंगे। आपको पता है कि ये विचार बाबू ने उस दौर में व्यक्त कर दिए थे जिस दौर में वैज्ञानिकों की जो सोच थी वो इस दिशा में विकसित नहीं हुई थी कि प्रकृति का विनाश भविष्य में भयंकर परिणाम दे सकता है। उस दौर में महात्मा गांधी ने ये विचार व्यक्त किए थे और उनके निदान भी हम सभी को बताए थे, पर हमने कहाँ मानी उनकी बात। हमने कहाँ गंभीरता से लिया बापू के उस विचार को जब वो कहते थे कि समुद्र किनारे खड़े होकर भी यदि आपको सिर्फ एक गिलास पानी की आवश्यकता है
तो आप समुद्र से 1 गिलास पानी ही भरें। ये बात अलग है कि समुद्र तो दूर, हम पानी का दुरुपयोग रोककर घर की टंकी भी खाली होने से नहीं बचा पाते हैं। पहाड़ों को चीर चीर कर हमने रास्ते बनाना सीख लिया, हमको एक झुंझुना मिल गया। इसका उपयोग हमें ऐसा करना चाहिए था कि जो गांव दूर संपर्क से टूटा हुआ है, हम उसको मार्ग के माध्यम से अन्य शहरों से जोड़ते हैं। लेकिन हमने तो 4 लेन पर 4 लेन बनाना शुरू कर दिए। 4 लेन से भी जब दौर नहीं था वहां, तो हमने 6 लेन्स बनाना शुरू कर दिए। पहाड़ के पहाड़ समाप्त करने की होड़ लगी। आवश्यकता से अधिक किसी भी कार्य को कर लेना यह हमेशा से घातक सिद्ध होता है। पहले एक बस 50 लोगों को लेकर सड़कों पर चलती थी, और अब वही 50 लोग अलग अलग कारों में बैठकर सड़कों पर चल रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि वायु प्रदूषण बढ़ने लगा, ईंधन की खपत बढ़ने लगी। जब खपत बढ़ी तो ईंधन के भाव बढ़ने लगे, ईंधन के भाव बढ़ने लगे तो हमें सैलरी अधिक चाहिए, हमें पैकेज अधिक चाहिए, अधिक कमाने की होड़ मची, भ्रष्टाचार हुआ। शहर में प्रत्येक स्थान पर पार्किंग की सुविधा विकराल रूप लेकर सामने आने लगी, और यहाँ तक कि घरों में भी अब पार्किंग नहीं है। उधर आसमान में जो हमारा एक सुरक्षा कवच है, जिसको हम ओजोन परत कहते हैं, उस परत का छिद्र और बड़ा होता जा रहा है। कई देशों ने इस खतरे को समझा है, और समझकर अब फिर से ईंधन रहित जो साइकिल के चलन होना चाहिए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। हमारे अपने देश में भी ईंधन रहित वाहनों पर बात की जा रही है। यह संकेत है इस बात का कि हम गांधी के उस विचार की ओर फिर से लौटना आरंभ कर रहे हैं, जब वो कहते थे कि तकनीक का विकास या भौतिक विकास एक दायरे में रहकर, एक सीमित दायरे में, तकनीक का उपयोग उस स्तर तक हो जो प्राकृतिक हितों का ध्यान रखे। क्योंकि जब विकास के नाम पर किसी तकनीक का अनावश्यक उपयोग होने लगे, तो समझिए कि विकास नहीं बल्कि विनाश का प्रतीक है। हमने तो अंधाधुंध भौतिक विकास को ही असल विकास समझना शुरू कर दिया है। गांधी जी की दृष्टि में सिर्फ भौतिक विकास संपूर्ण विकास नहीं होता था। हम अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर पहुंच जाए लेकिन अपने नैतिक मूल्यों को, अपनी संस्कृति को नीचे छोड़ दें, तो ये विकास थोड़ी है। यदि एक घर के महल, जो घर है वो महल की तरह बनने लगे, और घर के माता पिता जो है वो किसी घर में नहीं बल्कि वृद्धाश्रम में है, तो ये भी विकास नहीं है। बापू ने कहा था कि विकास का अर्थ होता है समग्र विकास। हमारे मूल्यों का भी विकास हो, हमारी संस्कृति का भी विकास हो, एक ऐसा विकास हो कि भीड़ में खड़ा जो अंतिम व्यक्ति है, उस अंतिम व्यक्ति को भी विकास का भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। अंत्योदय का एक भाव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हम सबको बताया था। अंत्योदय, अंत्योदय अर्थात अंतिम व्यक्ति का, भीड़ में खड़े अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो। तो ऐसा विकास वास्तविक विकास होता है, और ऐसे चिंतन की आज हमें आवश्यकता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रबल पक्ष है, और इसे महात्मा गांधी ने अपने आदर्शों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आज जबकि प्रत्येक देश परमाणु संपन्न होने का दावा कर रहा है और व्यावसायिक साम्राज्य विस्तारित करने की होड़ में युद्ध के हालात उत्पन्न कर रहा है, ऐसे में यदि मानव जाति कहीं बच सकती है तो वो सिर्फ विश्व बंधुत्व या वसुधैव कुटुंबकम के उसी महामंत्र के कारण बच सकती है। इस तरह की सोच, इस तरह के आदर्श खूब गहरे अर्थों में समझने के लिए उस स्तर की शिक्षा की भी आवश्यकता है। गांधी जी ने शिक्षा के स्वरूप की कल्पना भी की है। शिक्षा के लिए भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था शिक्षा ऐसी हो जो विद्यार्थियों को मानवीय मूल्यों के साथ बेहतर इंसान बनाए। हम उन्हें इंजीनियर्स बनाए, डॉक्टर्स बनाए, सीए बनाए, बिजनेसमैन बनाए, लेकिन एक बेहतर इंसान बनाए जो राष्ट्र के लिए काम करे। हम विद्यार्थियों को स्किल या कौशल से समृद्ध बनाए। आत्मनिर्भर भारत की जो नींव है वो कौशल के बिना, स्किल के बिना संभव नहीं है। बहरहाल नई शिक्षा नीति जब लागू हुई है तो उससे बहुत कुछ संभावनाएं हैं।
कुल मिलाकर स्पष्ट संदेश यह है कि हम सच्चे अर्थों में देश की सेवा करना चाहते हैं, इस धरती को बचाना चाहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पर जाकर युद्ध करें और तभी हम देशभक्त माने जाएंगे। यदि आप पानी का अपव्यय रोक रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप देश और अपनी धरती को बचाने के हितों के लिए काम कर रहे हैं। आप कागज का पूरा उपयोग कर उसे व्यर्थ नष्ट होने से बचा रहे हैं तो मानकर चलिए कि आप जंगल को बचाने के लिए कहीं ना कहीं अपना गिलहरी योगदान दे रहे हैं। हम रोज भले कार में जाएं, पेट्रोल के अन्य वाहनों में जाएं, लेकिन सप्ताह में एक दिन यदि हम बिना ईंधन के वाहन चलाने से परहेज नहीं कर रहे हैं तो आप सच्चे अर्थों में पर्यावरण प्रेमी होने का दायित्व निभा रहे हैं। हम दूसरों के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, उसके साथ प्रेम और अहिंसा भाव के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो मानकर चलिए कि हम भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। यदि ये सब हमारे दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित नहीं है और हम राष्ट्रभक्ति की सिर्फ बातें कर रहे हैं तो ये राष्ट्रभक्ति नहीं है। जब हम गांधी के दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं तो ऐसे कई संदेशों के दर्शन हमें अपने आप सहज रूप से हो जाया करते हैं, क्योंकि गांधी का जो जीवन है वही अपने आप में एक संदेश है, एक खुली किताब के समान है। इस विश्व में मानव जाति का अस्तित्व कायम रहे, उसका विकास कायम होता रहे, इस दिशा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार हमेशा से प्रासंगिक है और प्रासंगिक रहेंगे। गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह की जो अवधारणा थी उसकी तो आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यही वह समय है जब मात्र प्रतिशोध के नाम पर किसी की हत्या तक कर दी जाती है। अपने आलोचकों को दुश्मन से अधिक कुछ समझा नहीं जाता है, प्रेम तत्व का अभाव है। आज लोगों के विचारों में पवित्रता और सुधार चाहिए। पहले झोपड़ी के मध्यम दिए के प्रकाश में दूर तक नहीं दिखता था, पर उसमें आत्मा का उजास और संबंधों की मिठास का भंडार था। वो उजास, वो संबंधों की मिठास का भंडार आज की गगनचुंबी भवनों के तीव्र प्रकाश देने वाले एलईडी बल्ब की चकाचौंध में भी नहीं है। प्रेम तत्व बनाए रखिए, दूसरों का सम्मान कीजिए, सद्भावना बनाए रखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका में हम बात करें तो नेल्सन मंडेला, म्यांमार की बात करें तो आंग सान सू की, ये वो व्यक्तित्व है जिनके नेतृत्व में दुनिया भर में कई उत्पीड़ित समाजों द्वारा लोगों को जुटाने की एक गांधीवादी तकनीक का प्रयोग किया गया और सफलतापूर्वक प्रयोग किया। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि बापू के आदर्शों को गहरे अर्थों में समझते हुए, उनका अनुसरण करते हुए इस विश्व को संपूर्ण समस्याओं से मुक्ति हम दिला पाएंगे और विश्व के पटल पर भारत को एक वैभवशाली, एक गौरवशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।